हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा, यानी सस्य और मृदा एवं बीज वाला हमारा टॉपिक जो हमारा चैप्टर था पहला वो कंप्लीट हो गया था। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज अपन इस वीडियो में तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरा चैप्टर है हमारा सिंचाई वाला। कौन सा चैप्टर बेटा? सिंचाई वाला। पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है बेटा वो सिंचाई। क्या है? सिंचाई। सिंचाई के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सिंचाई, सिंचाई के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन, और सिंचाई किसके आधार पर की जाती है इसके बारे में, और कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी करेंगे, इन सभी के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन सिंचाई की डेफिनेशन जानते हैं, सिंचाई होती क्या है। पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले जल को क्या कहते हैं बेटा? वो सिंचाई कहते हैं। दोबारा बताऊं, पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले जल को ही क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो पौधे की उचित वृद्धि और दूसरा मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से। अब कृत्रिम रूप से कैसे? जैसे अपन ट्यूबवेल के द्वारा देते हैं और रैंट के द्वारा, चरस, डेकली, बहुत सारे साधन होते हैं, इनके द्वारा अपन जो सिंचाई करते हैं, यानी कृत्रिम तरीके से, यानी नेचुरल तरीके से बारिश हो जाए, जैसे बारिश होगी उसको अपन सिंचाई कहेंगे, उसको अपन सिंचाई नहीं कहेंगे। यानी कृत्रिम तरीके से जो जल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? सिंचाई कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। पौधों की उचित वृद्धि एवं मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, एवं मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले जल को क्या कहते हैं बेटा? सिंचाई कहते हैं। यानी पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले जल को क्या कहते हैं बेटा? सिंचाई कहते हैं। अब बात आती है कि सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी किन कारणों के लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, कौन कौन से उद्देश्यों के लिए होती है, उसके बारे में। अब दो उद्देश्य तो हमारी डेफिनेशन में दे रखे हैं, एक उद्देश्य तो ये आ गया और दूसरा उद्देश्य ये आ गया। पहला उद्देश्य तो होगा कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है कि मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। दो उद्देश्य हमारे सामने, सिर्फ डेफिनेशन में दे रखे हैं दोनों उद्देश्य। अब तीसरा उद्देश्य ये क्या होता है
कि फसल को सूखने से बचाने के लिए क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। चौथा क्या होता है कि मृदा के ऊपरी सतह पे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं उनको अपक्षालन की क्रिया के द्वारा जड़ क्षेत्र में पहुंचाने के लिए, जो हानिकारक पोषक तत्व होते हैं उनको अपक्षालन क्रिया के अपक्षालन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाने के लिए क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे फसल को पाले से बचाने के लिए क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। इसलिए सिंचाई के बहुत सारे उद्देश्य हैं। दो उद्देश्य तो यही हो गए, पौधों की उचित वृद्धि के लिए सिंचाई की जाती है, मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की जाती है, फसल को पाले से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है, फसल को सूखने से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है, फसल के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई की जाती है। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं सिंचाई के। आगे बेटा डेफिनेशन समझ। अब पढ़ेंगे उद्देश्य कि सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं। सिंचाई के उद्देश्य, पहला उद्देश्य लिखेंगे बेटा, पौधों की उचित वृद्धि के लिए सिंचाई की जाती है। पहला उद्देश्य यानी पौधों की उचित वृद्धि के लिए क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। दूसरा उद्देश्य होता है फसल को पाले से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है। दूसरा उद्देश्य किसको, फसल को पाले से बचाने के लिए क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तीसरा उद्देश्य क्या होगा, कृषि क्रियाओं को सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए सिंचाई की जाती है। यानी जो कृषि क्रियाएं होते हैं उनको आसान बनाने के लिए क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। चौथा पॉइंट होगा मृदा पर उपस्थित हानिकारक लवणों के निक्षालन के लिए, अपक्षालन के लिए सिंचाई की जाती है। अब ठीक होगा गुरुजी, अपक्षालन काहे वजह, अपक्षालन की क्रिया ये होती है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारी क्या है, मृदा की सतह है। अब इसमें क्या है कि जो हानिकारक पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं, हानिकारक पोषक तत्व। अब इन पोषक तत्वों को इस ऊपरी सतह से कहाँ भेजना है, जड़ क्षेत्र से नीचे भेजना है। क्या करना है, जड़ क्षेत्रों से नीचे भेजना है। तो इसी मृदा की ऊपरी सतह पे क्या भर देते हैं अपन, पानी दे देते हैं।
अब ये पानी के साथ घुल के कहाँ चले जाते हैं, जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, अपक्षालन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षालन की क्रिया। यानी मृदा में जो उपस्थित, मृदा की ऊपरी सतह पर जो उपस्थित हानिकारक लवण होते हैं उनको अपक्षालन की क्रिया के द्वारा नीचे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और भी पॉइंट है बेटा, 2-3 उद्देश्य और हैं। लास्ट लिख लो, फसल को सूखने से बचाने के लिए एवं उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए। फसल को सूखने से बचाने के लिए पांचवा पॉइंट है फसल को सूखने से बचाने के लिए व उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वह उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई की जाती है। ये हो गए बेटा सिंचाई के 5 उद्देश्य। यानी सिंचाई किसे कहते हैं, पौधों की उचित वृद्धि और मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले जल को क्या कहते हैं बेटा, सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिंचाई कहते हैं। उसके बाद में पढ़े अपन ने सिंचाई के उद्देश्य। क्या पढ़े, सिंचाई के उद्देश्य। अब सिंचाई के उद्देश्य क्या हैं, सिंचाई के उद्देश्य ये है कि फसल को पाले से बचाने के लिए, फसल को सूखने से बचाने के लिए, कृषि क्रियाओं को आसान बनाने के लिए, पौधों की उचित वृद्धि के लिए, मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए, ये सारे क्या हैं, सिंचाई के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। अब पॉइंट पढ़ेंगे अगला कि फसल में सिंचाई कब करें। अगला पॉइंट होगा फसल में सिंचाई कब करें, ये पॉइंट है। फसल में सिंचाई अपन 2 चीज़ों के आधार पे कर सकते हैं। कितनी चीज़ों के बेटे, 2 आधार। पहला होगा पौधों के आधार पे, पहला होगा बेटा पौधों के आधार पे। और दूसरा होगा बेटा मृदा नमी के आधार पे। इन 2 के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। यानी फसल में सिंचाई कब करें, 2 चीज़ों के आधार पे, एक तो पौधों के आधार पे बेटा और दूसरा होगा मृदा नमी के आधार पे। अब ठीक है होगा गुरुजी मृदा नमी के आधार पे कैसे सिंचाई करोगे, मृदा नमी के आधार पे और पौधों के आधार पे कैसे सिंचाई करोगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बेटा पौधों के आधार पे। पहला पढ़ेंगे पौधों के आधार पे। अब पौधों के आधार में पहला पॉइंट, पौधों की बाह्य स्थिति को देखकर
अब भाई स्थिति में क्या देखेंगे, अरे मान लीजिए अपन ने अभी पानी लगाया, मान लीजिए बारिश हुई है, खेत में पानी लगाया है और दोपहर के समय अपन खेत में जाएंगे तो सीधी सी बात है पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देगा, तो उस टाइम सिंचाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि पौधों की बाह्य स्थिति को देखकर। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, प्रातःकाल के समय अपन खेत के अंदर जाएंगे। अब खेत के अंदर जाएंगे तो अपन खेत का अवलोकन करेंगे, पौधों का अवलोकन करेंगे। अब पौधों का जब अवलोकन करेंगे, सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, दोपहर की बात नहीं कर रहा, सुबह के समय की बात है बेटा। सुबह के समय अपन खेत के अंदर जाएंगे, खेत में पौधों को प्लांट्स का अवलोकन करेंगे। अब प्लांट्स का अवलोकन करेंगे ना, तब वहाँ देखेंगे यदि पौधे हमें मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। लगातार 2-3 दिन अवलोकन करेंगे, ये नहीं कि एक दिन चले गए काम चल गया, ऐसे नहीं करना है। हमें 2-3 लगातार खेत के अंदर जाना है और प्लांट्स का अवलोकन करना है कि हमारा पौधा यदि 2-3 दिन मुरझाया हुआ दिखाई देता है तब हमको क्या कर देनी चाहिए, उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। ये होता है पौधों की बाह्य स्थिति को देखकर। लिखो इसमें प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल के समय, कौन से समय बेटा, प्रातःकाल के समय खेत में जाकर फसल का अवलोकन करना चाहिए। यानी प्रातःकाल के समय कहाँ जाएंगे अपन, खेत में जाएंगे और उसमें किसका अवलोकन करेंगे बेटा, फसल का अवलोकन करेंगे। यदि प्रातःकाल के समय, आगे लिखो, यदि प्रातःकाल के समय 2 या 3 दिन तक पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है, पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है, पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है, तब फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। तब फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी पौधों के आधार पे पहला पढ़ लिया अपन ने, पौधों की बाह्य स्थिति को देख के। यानी प्रातःकाल के समय अपन खेत के अंदर जाएंगे, फसल का अवलोकन करेंगे। यदि 2-3 दिन तक अपने को पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में अपन को फसल के अंदर क्या कर देनी चाहिए बेटा, वो सिंचाई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे पौधों में जल की मात्रा को मापकर। दूसरा पॉइंट है बेटा, पौधों में जल की मात्रा को मापकर। नाम से ही पता चल रहा है पौधों में जल की मात्रा को मापकर, यानी पौधों की पत्तियों में स्फीति एवं जल की मात्रा को मापकर क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। लिखो, पौधे की पत्तियों में पौधों की पत्तियों में पौधे की पत्तियों में स्फीति दाब व जल की मात्रा को मापकर सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देनी चाहिए।
ये हो गया बेटा दूसरा पॉइंट, पौधों में जल की मात्रा को मापकर। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे पत्तियों का तापमान मापकर। पत्तियों का तापमान मापकर। पत्तियों का तापमान मापकर। अब एक थर्मामीटर आता है, ध्यान रखना कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है बेटा कि पत्तियों का तापमान नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना पत्तियों का तापमान नापते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर से। किससे बेटा? इंफ्रारेड थर्मामीटर से। पत्तियों का तापमान कौन से यंत्र से ज्ञात किया जाता है? ध्यान रखना इंफ्रारेड थर्मामीटर से। कौन से यंत्र से? इंफ्रारेड थर्मामीटर से। किससे ज्ञात किया जाता है बेटा? इंफ्रारेड थर्मामीटर से। जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है, लिखो बेटा, जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है पानी की कमी होने लगती है, जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है तो पर्णरंध्र पूर्णतया बंद हो जाते हैं। तो पर्णरंध्र पूर्णतया बंद हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब जब पौधे में प्लांट्स में पानी की कमी आएगी, जो हमारे पर्णरंध्र होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जिससे क्या होगी? जिससे वाष्पोत्सर्जन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी आ जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और पत्तियों का तापमान, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी आ जाती है। ऊपर लिख देता हूँ बेटा, किस में कमी आ जाएगी? जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। पत्तियों का तापमान किससे ज्ञात करते हैं? पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है। पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से, इंफ्रारेड थर्मामीटर, अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको, इंफ्रारेड थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है। ये हो गया बेटा दूसरा पॉइंट, पत्तियों का तापमान मापकर। तीसरा पॉइंट, यानी जब पौधे में क्या होती है? पानी की कमी होने लगेगी। पानी कमी होने लगेगी तो सीधी सी बात है, कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होगी। यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है तो क्या होगा? पत्तियों का तापमान बढ़ेगा। और पत्तियों का तापमान अपन किससे ज्ञात कर लेते हैं बेटा? इंफ्रारेड थर्मामीटर से ज्ञात कर लेते हैं। किससे ज्ञात कर लेते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर से ज्ञात कर लेते हैं। अब चौथा पॉइंट बढ़ेंगे बेटा, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर।
चौथा पॉइंट है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, इस आधार पे अपने को क्या करनी है, सिंचाई करनी है। अब क्रांतिक अवस्था होती क्या है, क्रिटिकल स्टेज क्या होती हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। यानी फसल की यह वह अवस्था होती है या वह कंडीशन होती है, यानी फसल की वह अवस्था होती है जिसमें यदि पानी नहीं दिया जाए, सिंचाई नहीं की जाए तो उसमें फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि होती है और उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था। यानी फसल की वह अवस्था होती है, इस स्थिति में यदि पानी नहीं दिया जाए तो फसल के उत्पादन में क्या आ जाएगी, भारी गिरावट आ जाएगी या बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, जिससे हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। अब हर फसल की बेटा क्रिटिकल स्टेज अलग अलग होती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, हर बार एग्जाम में गेहूं की क्रिटिकल स्टेज पूछ जाती है कि गेहूं की क्रांतिक, निम्न में से गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस चीज़ को आप खोपड़े में बिठा लेना बेटा, CRI। कौन सी स्टेज होती है बेटा, CRI स्टेज। कौन सी स्टेज होती है गेहूं की, यदि आपसे क्रांतिक अवस्था पूछी जाए तो कौन सी अवस्था होगी बेटा, CRI। अब देखो गुरुजी CRI का पूरा नाम क्या होता है, ध्यान रखना, CRI का पूरा नाम होता है बेटा क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी शीर्ष जड़ फुटान। अंग्रेजी में बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन और हिंदी में बोलते हैं शीर्ष जड़ फुटान। क्या बोलते हैं बेटा, शीर्ष जड़ फुटान। अब पढ़ेंगे क्रांतिक अवस्था। आगे समझ क्रांतिक अवस्था क्या होती है, यानी यह वह फसल की यह वह अवस्था होती है यदि इस अवस्था में पानी नहीं दिया जाए तो फसल के उपज में भारी गिरावट आ जाती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिक अवस्था। और प्रत्येक फसल क्या होती है, क्रांतिक अवस्था अपने को देखनी है। जैसे गेहूं की CRI स्टेज है, ये स्टेज कितने बाद आती है गेहूं में, ध्यान रखना, ये स्टेज आती है गेहूं में बेटा 21 दिन के बाद। कितने दिन के बाद, 21 दिन के बाद। हमें पता है कि गेहूं में CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कितने दिन बाद आती है, 21 दिन बाद आती है। सीधी सी बात है, अपन 21 दिन के बाद क्या लगा देंगे, इसमें गेहूं के खेत में पानी लगा देंगे बस। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मक्का होती है। अब मक्का में कहोगे गुरुजी अपन स्टेज कैसे देखेंगे, मक्का में नर मंजरी आते समय आपको पता हो तो ऊपर क्या नाम से वो छर्रे से आ जाते हैं ना, छर्रे टाइप से आ जाते हैं, फूल से आने लग जाते हैं। उस समय हमें क्या करनी चाहिए, मक्का में सिंचाई कर देनी चाहिए। जैसे कपास होती है, कॉटन होती है ना, कपास बेटा, कपास के अंदर एक तो शाखाओं का निर्माण होता है तब, और दूसरे डोडे बनेंगे ना तब। जब उसमें डोडे बनना प्रारंभ हो जाता है ना कॉटन के अंदर, तब अपने उसमें क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। और वो क्या होती है, उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है, किसकी बेटा, वो कपास की। लिख लो इसके बारे में। फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, लिखो बेटा, फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, यानी हर फसल के अंदर अवस्था होती है ऐसी कि जिसके अंदर अपन पानी नहीं दिया जाए ना, सीधी सी बात है, उसकी उपज में क्या आ जाती है, भारी गिरावट। ऐसी कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिन पर पानी की कमी हो जाए, जिन पर पानी की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए तो उपज में भारी गिरावट आ जाती है। तो उपज में भारी गिरावट तो
पौधों में बहुत जिन पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों में बहुत हानि होती है, तो पौधों में बहुत हानि होती है और उपज में कमी आ जाती है, और उपज में कमी आ जाती है। जैसे गेहूं में CRI स्टेज, जैसे गेहूं में CRI स्टेज, जैसे गेहूं में CRI स्टेज, मक्का में नर मंजरी आते समय, कपास में डोडे बनते समय, कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय, डोडे वाली शाखाएं बनते समय यानी मक्का में गेहूं में CRI स्टेज, मक्का में नरमंजरी और कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय, फूल आते समय, फूल आते समय एवं डोडे बनते समय, एवं डोडे बनते समय ये सारी क्या है, कुछ फसलों के क्रिटिकल स्टेज है। और दलहनी फसलों की बात की जाए तो दलहनी फसलों में एक तो फूल आते समय और फली बनती समय, दलहनी फसलों में दलहनी फसलों में फूल आते समय व फली बनते समय सिंचाई कर देनी चाहिए। ये हो गया बेटा पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पे, यानी फसल के अंदर कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, यदि उस अवस्था के अंदर पानी नहीं दिया जाए तो सीधी सी उपज में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, और उपज में गिरावट आ जाएगी तो हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए कुछ अवस्थाएं जैसे गेहूं में मैंने उदाहरण बता रखे हैं, ये उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इन उदाहरणों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से एग्जाम में बेटा, जेट के एग्जाम में। जैसे कौन कौन से गेहूं में कौन सी स्टेज बताई, जैसे गेहूं में CRI स्टेज बताई, और क्या नाम से मक्का में कौन सी बताई, नरमंजरी आते समय, कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय, और फूल आते समय डोडे बनते समय। और दलहनी फसलों में ध्यान रखना, सभी कोई सी दलहनी यानी दाल वाली जितनी भी फसलें हैं सबकी क्रिटिकल स्टेज होती है फूल आते समय और फली बनते समय, फूल आते समय और फली बनते समय। तिलहन की भी करीब करीब ज़्यादातर यही है कि फूल आते समय और फली बनते समय उनकी क्या होती है बेटा, क्रिटिकल स्टेज होती है, क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपके उनके उदाहरण लिखा दिए हैं। ये हो गया बेटा पौधों के आधार पे अपन क्या कर देना चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। 4 पॉइंट पढ़ लिए, पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पत्तियों का तापमान नापकर, और फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं को, तीनों 4 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे बेटा मृदा नमी के आधार पे। किसके आधार पे बेटा, मृदा नमी के आधार पे। अब मृदा नमी के आधार पे कैसे सिंचाई करेंगे इसके बारे में पहले समझना,
दूसरा है बेटा मृदा नमी के आधार पर, यानी मृदा के अंदर जो नमी होगी ना उसके आधार पर। इस प्रकार का ये हमारी मृदा है। अब इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं। जो मृदा की जो ऊपरी सीमा होती है, ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं बेटा क्षेत्र क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता वाला क्षेत्र। अंग्रेजी में बोले तो फील्ड कैपेसिटी, यानी जो मृदा की ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है बेटा? क्षेत्र क्षमता होती है। और सबसे नीचे की सीमा, यानी ये तो कौन सी हो गई? क्षेत्र क्षमता। और सबसे नीचे की सीमा होती है स्थायी मिलानी बिंदु। क्या होती है बेटा? स्थायी मिलानी बिंदु। ये वाली ऊपर वाली तो क्या हो गई? क्षेत्र क्षमता वाली। नीचे वाली होती है बेटा स्थायी मिलानी बिंदु। स्थायी मिलानी बिंदु। सबसे ऊपर की स्टेज कौन सी हो गई? क्षेत्र क्षमता। नीचे की हो गई स्थायी मिलानी बिंदु। अब इसके जस्ट ऊपर कौन सी होती है बेटा? अस्थायी मिलानी बिंदु। कौन सी स्टेज होती है? अस्थायी मिलानी बिंदु। और क्षेत्र क्षमता के जस्ट नीचे क्या होता है बेटा? प्राप्य जल, जिसे क्या बोलते हैं अपन? अवेलेबल वाटर। इसको फील्ड कैपेसिटी, इसको अवेलेबल वाटर, इसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और इसको टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी, अवेलेबल वाटर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। ये 4 स्टेज होती है किसके अंदर? मृदा के अंदर। अब मृदा की जो ऊपरी सीमा होती है क्षेत्र क्षमता, इसमें क्या नाम से, जैसे ये हमारे प्लांट्स होते हैं, इस प्रकार की क्या होती है? फसल होती है। ये क्या होती है बेटा? हमारी फसल होती है। अब इनकी जड़ें सभी जगह फैली रहती है, सभी स्टेज में फैली रहती है इनकी जड़ें। सबसे पहले क्षेत्र क्षमता होता है, इससे पानी ग्रहण करता है। जो अपन सिंचाई करते हैं ना, यानी कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से इनको आसानी से पानी मिल जाता हो। जो अपन सिंचाई करते हैं उस वाले क्षेत्र को तो बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। सिंचाई का जो पानी खत्म होने के बाद जो प्लांट्स पानी कहाँ लेते हैं? प्राप्य जल से, अवेलेबल वाटर वाले स्तर में आ जाते हैं। यहाँ से पानी खत्म होने के बाद अब प्लांट की सतह से, तो प्लांट की पत्तियों से कौन सी क्रिया होती है बेटा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अरे पत्तियों से लगातार कौन सी क्रिया होगी? वाष्पोत्सर्जन क्रिया। और मृदा की सतह से कौन सी क्रिया होगी बेटा? वाष्पीकरण की क्रिया। किसकी क्रिया? वाष्पीकरण की क्रिया। ये दोनों क्रियाएं लगातार मृदा की सतह से और प्लांट की पत्तियों से होती रहेंगी। जब ये दोनों क्रियाएं होंगी तो क्षेत्र क्षमता में पानी की कमी आ जाएगी। तो प्लांट्स जल कहाँ से लेंगे? अवेलेबल वाटर से, यानी प्राप्य जल से क्या लेंगे? ये जल ग्रहण करेंगे। लेकिन यदि प्राप्य जल में भी किसकी कमी आ जाएगी? जल की कमी आ जाएगी। किसकी कमी आ जाएगी बेटा? जल की कमी आ जाएगी। तो ये कौन से स्टेज में आ जाते हैं बेटा? अस्थायी मिलानी बिंदु से क्या लेना स्टार्ट कर देते हैं? पानी लेना स्टार्ट कर देंगे। जब अस्थायी मिलानी बिंदु से पानी लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी किसकी कमी होती है? पानी की कमी होती है। और पानी की कमी होगी तो पौधे क्या हो जाएंगे बेटा? मुरझाना प्रारंभ कर देंगे। क्या हो जाएंगे? मुरझाना प्रारंभ कर देंगे।
यदि आप इस स्थिति में अपने को पता चलेगा कि हमारे प्लांट्स मुरझा रहे हैं, तब यदि अपन सिंचाई कर देंगे तो हमारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वापस से हरे हो जाएंगे। यदि प्लांट्स उस स्थिति में हरे हो जाते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं बेटा अस्थायी मिलानी बिंदु। लेकिन उस स्थिति में यदि अपन ने नहीं देखा और वो वाटर लेवल क्या आ गया, डाउन आ गया, यानी कहने का मतलब अस्थायी से कहाँ किस में आ गया, स्थायी मिलानी बिंदु में। यदि इस स्टेज में पौधे प्लांट्स पानी लेंगे, यदि पानी उस स्टेज में पानी देंगे अपन प्लांट्स के अंदर, तब भी हमारा प्लांट्स क्या होगा, हरा नहीं होगा। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, स्थायी मिलानी बिंदु कहते हैं। यानी प्लांट्स जो हमारी मृदा होती है इसके अंदर 4 स्टेज होते हैं, फील्ड कैपेसिटी, अवेलेबल वाटर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। ये चारों स्टेजें होती है। इस चित्र को बेटा आप अच्छे से बना लेना कॉपी में, और इसके बारे में जो वर्णन है वो अपन कल के वीडियो में क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।